रेलटेल का आ रहा है आईपीओ। क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस है या फिर जिस तरीके से आईआरएफसी के आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग इन नहीं मिला था वैसा कुछ हो सकता है? डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये टोटल वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स और बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिजनेस मॉडल को समझेंगे। सेकंड, हम कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंटर्स और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ नजर डालेंगे। और फाइनली, जिस तरीके से और जिस सिंप्लिसिटी से आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में क्या रहा, डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीएस सीएफपी एलएलबी, ओपन फॉर ऑल। टेलीग्राम का अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल पे आपको 1 लाख से ऊपर मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझने की कोशिश करें। 2000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का अगर मेन पर्पस की बात करें ना, तो मेन पर्पस था टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। और आज के दिन अगर बात करी जाए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में, ये कंपनी आज के दिन सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। 55,000 किलोमीटर के ऊपर का इनका फाइबर नेटवर्क है। 5600 से ऊपर रेलवे स्टेशन में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर इस कंपनी के डेटा सेंटर्स की बात करें तो आज के दिन टोटल 4 डेटा सेंटर्स है। सबसे पहला है हरियाणा पे, सेकंड है गुरुग्राम में, सिकंदराबाद और तेलंगाना। ये 4 डेटा सेंटर्स है और एक अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी के पास आज के दिन अवेलेबल है। अब टोटल कंपनी के काम के बारे में बात करें ना, टोटल 4 टाइप के मेन बिजनेसेस है। समझने की कोशिश करते हैं हर एक बिजनेस मॉडल को और ये भी समझते हैं कि हर एक बिजनेस मॉडल से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिलता है। कंपनी का सबसे पहला काम है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या फिर टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हो, चाहे वो वॉइस हो, डेटा हो, मल्टीमीडिया हो, फैक्स हो या फिर टेक्स्ट हो, ये सारी कंपनी काम प्रोवाइड करती है। आज के दिन कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से 51.50% से ज्यादा रेवेन्यू इसी सर्विस से आता है, तो ये कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपनी का काम आता है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो स्टोरेज रिलेटेड हो, कूलिंग रिलेटेड हो, पावर रिलेटेड हो या फिर फिजिकल सिक्योरिटी देनी हो जितने भी सर्वर्स हो उनको। ये होता है कंपनी का सेकंड इंपॉर्टेंट बिजनेस। इस बिजनेस से कंपनी का ऑलमोस्ट 12% के आसपास का रेवेन्यू शेयर आता है। थर्ड कंपनी का बिजनेस होता है डेटा सेंटर और होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। यहां से कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 2.5% आता है, तो ये इतना मेजर बिजनेस आज के दिन नहीं है। और फोर्थ और फाइनल बिजनेस है जहां से 33% के आसपास का रेवेन्यू शेयर आता है, वो होता है कंप्लीट के कंप्लीट प्रोजेक्ट उठाना और कंप्लीट प्रोजेक्ट में काफी सारी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें चाहे सिस्टम इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विस का काम हो, तो ये कंपनी का मेन मॉडल हो जाता है। कंपनी के चारों बिजनेस में से सबसे 2 मेन बिजनेस हो जाते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज का और सेकेंड है प्रोजेक्ट का। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 85% से ज्यादा का कंपनी का रेवेन्यू इन्हीं 2 बिजनेस से आता है। अगर कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो 25% रेवेन्यू शेयर आता है इंडियन रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। ये आप सभी समझ सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर की बात करी जाए तो आज के दिन 100% प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स रेगुलरली स्टेबल बने हुए हैं, ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे पर स्टेबल है। 23,000 मिलियन के आसपास थे 2018 में, अभी बढ़ते बढ़ते 24,800 मिलियन तक पहुंच गए। बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है बट स्टेबल हम टोटल एसेट्स को बोल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 10,000 मिलियन के आसपास थे 2018 में, अगेन 2019 में वापस से 10,000 मिलियन के आसपास थे। 2020 में बढ़ते बढ़ते 11,500 मिलियन को क्रॉस कर पाए थे। अभी पहले 6 मंथ की बात करी जाए 2020 में तो 5,500 मिलियन के आसपास है। रेवेन्यू ग्रोथ अभी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री से कंपनी आती है जहां पे यूजुअली कंपनी लॉस में रहती है और इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट रेगुलरली हो रहा है। और अभी से ही नहीं, 2007 से रेगुलरली प्रॉफिट हो रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1300 मिलियन के आसपास थे 2018 में। 2019 में अगेन 1353 मिलियन का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 2020 में 1400 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और अभी 2020 में 455 मिलियन के आसपास का टोटल रेवेन्यू कंपनी बैक कर रही है। फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट ओके फाइनेंशियल्स हम बोल सकते हैं। जिस पी रेशियो पे ये कंपनी लिस्ट होने की कोशिश कर रही है वो 20 का है और इंडस्ट्री का पी है 22, मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा ये आईपीओ
नहीं आ रहा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू की बात करें, अगर हम स्टार्टिंग से रेवेन्यू को कैलकुलेट करें, रफली अराउंड 15% का सीएजीआर इस कंपनी को मिल रहा है। प्रॉफिट ऑब्वियसली थोड़ा कम रेट से ग्रो कर रहा है, 3.2% के आसपास का सीएजीआर प्रॉफिट में मिल रहा है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं लिस्टिंग होने के, वो सारे बेनिफिट्स ये कंपनी लेना चाहते हैं। और सच्ची में बात करी जाए तो ये कोई आईपीओ नहीं है, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल बोल सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो आईपीओ है एग्जिस्टिंग ओनर अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओनर अभी तक इस कंपनी की बनी हुई थी। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे नजर डालते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख के मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन पे आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव ये होता है कंपनी 2007 से रेगुलरली प्रॉफिट में है। इस सेगमेंट की बहुत सारी कंपनीज रेगुलरली प्रॉफिट में हो ही नहीं पाती, बट ये कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लाके दिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, कोई सा भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है वो इसी कंपनी को मिलना बाय डिफॉल्ट कंपलसरी हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से इंडियन रेलवे डेवलप हो रही है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, वाईफाई एक्सपेंशन करते जा रही है, इस कंपनी को काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मिलने भी वाले। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सेगमेंट है जो कैपिटल इंटेंसिव है, इतनी आसानी से कोई भी नए प्लेयर को एंट्री नहीं मिलने वाली। नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव तो ये होता है कि इस कंपनी के अगेंस्ट थोड़ी बहुत छोटी मोटी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, इतना मेजर नेगेटिव आज के दिन नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रेगुलरली रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ बट ऑब्वियस रीजन कंपटीशन। तो ये भी नेगेटिव तो है, पर इतना मेजर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट की सारी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। 8% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो पहले 15% का हुआ करता था। थर्ड नेगेटिव ये होता है इस कंपनी में कंपटीशन हर समय रहने वाला है, रेगुलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन बहुत कम है, काफी सारे स्मार्ट प्लेयर्स ऑलरेडी इस सेगमेंट में आ चुके हैं। और फाइनल पॉइंट यही होता है कि रेगुलेटेड बहुत ज्यादा है, कभी कोई रेगुलेशन चेंज हुआ तो कंपनी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले आईपीओ ओपन होने वाला है 16 फरवरी को, आईपीओ क्लोज होगा 18 फेब को। अगर मुझे पर्सनली किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना होता है 18 फेब 2 बजे से पहले मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एंड में कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 23 फेब को और फाइनली रिफंड मिलेगा 24 फेब को। कई बार रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन लग जाता है, अगर रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन का डिले हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 24 को और लिस्टिंग होने वाली है 26 फरवरी को। आईपीओ के साइज की बात करें तो 155 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,570 का एक लॉट होने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने की एज सच कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आईपीओ 100% ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। आज के दिन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये प्रमोटर होल्डिंग है। अगर लॉट साइज जैसा कि हमने डिस्कस किया 155 शेयर्स का है, लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाली है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 93 रुपीज से लेके 94 रुपीज तक, बट मुझे अगर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना हुआ मैं हमेशा यूज करता हूं कट ऑफ प्राइस। आईपीओ का टोटल साइज होने वाला है 820 करोड़, पूरा का पूरा ओएफएस है। एग्जिस्टिंग ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। ये हो गई है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब फाइनली मेरा पर्सनल आईपीओ के रिलेटेड क्या स्टैंड हो रहा है उस पे जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपको 2 लेवल्स मिल जाएंगे, जैसे ही आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप आपके सामने आ चुकी होगी। उसी के साथ साथ वैसे भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो आपको आईपीओ के लिए डीमैट अकाउंट होना तो जरूरी होता ही है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर कि मेरा पर्सनल आउटलुक आज के दिन इस आईपीओ के रिलेटेड क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 8 टाइम्स से लेके 10 टाइम्स के आसपास तक बड़े आराम से ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का तो कोई यूज भी नहीं होता। लिस्टिंग की बात करें, आज के दिन मार्केट को देखते हुए, हर एक सिनेरियो को देखते हुए मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग रफली बिटवीन 20% से लेके 25% या फिर इससे थोड़ी ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो लिस्टिंग पे 20 से 25% के लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मेरी बनी हुई है। आईआरएफसी से इसको कंपेयर मत करिएगा। आईआरएफसी में पहले ही दिन से पता था कि ज्यादा लिस्टिंग नहीं होने वाली, होगी तो 2-5% की ही होगी या फिर 5-6% नीचे खुल जाएगा, इतनी ही वहां पे रिस्क थी। बट ये एज कंपेयर टू आईआरएफसी अच्छी लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेशंस मेरे को आज के दिन लग रही है। उसी के साथ साथ मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करी जाए तो ऑन दी फेस ऑफ इट मैंने ये पर्सनली डिसाइड कर लिया है कि हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट में मैं अप्लाई करने वाला हूं। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होना ऑब्वियसली कंपलसरी हो जाता है।
जो भी डिस्कस किया या मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन है, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। अपने एडवाइजर से पूछे बिना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली इस आईपीओ में रिस्क है, अगर मार्केट में बाय चांस कुछ करेक्शन आ जाए, मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो वो रिस्क तो हमारे पास रहती है। बट स्टिल आई फील 20 से लेके 25% तक के लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस इस आईपीओ में आज के दिन मेरी बनी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।